नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पटना में कल होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा पार्थिव शरीर। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से शोक की लहर। पीएम मोदी 10 नवंबर को फिर आएंगे झारखंड। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। रांची में पीएम मोदी का बड़ा रोड शो। उपराज्यपाल ने आतंकियों के मददगारों को दी स्पष्ट चेतावनी। बोले आतंकियों के समूल नाश करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एलजी सिन्हा बोले नहीं सुधरे तो घरों पर चल जाएगा बुलडोजर। और अब समाचार विस्तार से। बिहार की स्वर कोकिला और लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली स्थित एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल गुरुवार 7 नवंबर को पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इस बीच उनके चाहने वाले लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। शारदा सिन्हा लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। हाल ही में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य झारखंड का 10 नवंबर को फिर से दौरा करेंगे और कम से कम 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दी। इसके साथ ही पीएम मोदी रांची में एक रोड शो करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में भी 4 नवंबर को 2 जनसभाओं को संबोधित किया था और झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनावों को देखते हुए वहां का चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है, जहां सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाराणसी शहर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भदैनी इलाके में एक बहुजिला मंजिली के अलग अलग तेल से एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला। 5 की कनपटी और सीने में गोली मारी गई है। घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर पड़ा मिला। उससे भी गोली मारी गई थी। जब तक उसका शव नहीं मिला था तब तक उसे ही कातिल समझा जा रहा था। पहले 4 लोगों की हत्या के बाद पति के फरार होने, उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। उसके अभी शव मिलने के बाद अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखे के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि 5 लोगों की हत्या में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का भी आरोप था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ लोलाब के जंगलों में हुई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और वहीं दूसरी तरफ अलूसा बांदीपुरा के जेसुन जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, जबकि सेना और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस बांदीपुरा और 26 असम राइफल्स की संयुक्त टीम इस अभियान में शामिल है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। स्थानीय पुलिस भी मोर्चे पर डटी हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को चूंटवाड़ी इलाके में आतंकियों के संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी मिली थी और इसके बाद बांदीपुरा पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की 28 असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और इसी दौरान जंगल में मौजूद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में सेना का एक जवान और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में हो रहे आतंकी घटनाओं की निंदा की है। उन्होंने आतंकियों के मददगारों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आतंक फैलाने और उनकी मदद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उनके मकान जमींदोज किए जाएंगे। एलजी सिन्हा ने कहा कि अवाम और प्रशासन मिलकर यह काम करे तो 1 वर्ष से ज्यादा देर तक यहाँ आतंक अलगाव नहीं टिकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में आतंकियों के मददगारों को चेतावनी दी है कि जो भी आतंकियों की मदद करेगा या उन्हें अपने घर में ठिकाना देगा
उसका घर गिराया जाएगा और यही न्याय का तकाजा है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम आतंकियों और उनके इकोसिस्टम का समूल नाश करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उधर सुरक्षा बलों को भी कहा गया है कि वे निर्दोष को ना छेड़ें और किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गुनाहगार को नहीं छोड़ा जाएगा। बीते 4 वर्षों से इसी नीति के साथ काम किया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और गैंग के अन्य सदस्यों के जाली पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजने के मामले की सुनवाई मोहाली जिला अदालत में हुई। मामले में अब तक चालान पेश नहीं होने पर जांच अधिकारी ने अदालत से 20 दिन की मोहलत मांगी है। अदालत ने तर्क सुनने के बाद मोहलत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, बूटा खां और दीपक टीनू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। पिछली सुनवाई पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, बूटा खां और दीपक टीनू को जेल अधिकारी ने अदालत में पेश नहीं किया था। इस पर अदालत ने तीनों के प्रोडक्शन वारंट जारी कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें पेश होने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद हंगामा हो गया, जिसे विधानसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया। इस कदम का विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कड़ा विरोध किया और सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का काम था तो प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। विधानसभा की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव में लिखा था कि वह विधानसभा विशेष और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त की। एक कदम की भाजपा नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की, जिन्होंने कामकाज में बदलाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कामकाज एलजी के भाषण पर चर्चा के बारे में था तो प्रस्ताव कैसे पेश हो गया। एनसी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने के लिए लड़ने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की यह घोषणा उस समय की गई है जब भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बने महायुति महागठबंधन ने अपने बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। बेशक बीजेपी के कई बड़े नाम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कई सीटों पर अपने बागियों को अंतिम समय में मना लिया था। ऐसी कई सीटें हैं जहां से पार्टी से बागी होकर निर्दलीय पर्चा भर चुके नेताओं ने नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पर पर्चा वापस ले लिया था। इन नामों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है। गोपाल शेट्टी ने बोरावली सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहा जा रहा है कि हाईकमान ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते गढ़ी के खिलाफ यह कार्रवाई की है। पंजाब प्रदेश जालंधर कार्यालय की ओर से जारी पत्र में जसवीर सिंह गढ़ी को पार्टी से निकालने का कारण अनुशासनहीनता बताया गया है। पत्र के मुताबिक पार्टी ने उनकी जगह अवतार सिंह करीमपुरी को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पार्टी विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। जसवीर सिंह गढ़ी साल 2019 से बसपा प्रधान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी अध्यक्षता में ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। इस चुनाव में पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। उनकी अध्यक्षता में ही महासचिव नक्षत्र पाल सिंह ने नवाशहर से जीत हासिल की थी। वहीं अब जसवीर सिंह गढ़ी ने पार्टी से निकाले जाने की वजह सिर्फ एक फोन को बताया है, जो उन्होंने एक शिकायत के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के करीबी मेवालाल को किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेवालाल से उन्होंने मायावती से मिलने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई कर दी गई। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।